हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले ढोलकपुर गांव में दो सहेलियां काजल और डॉली अपने अपने परिवार वालों के साथ अड़ोस पड़ोस में रहती थी। काजल एक गरीब परिवार से थी, जिसके पिताजी खेतों में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ डॉली एक अमीर परिवार से थी और उसके पिता गांव के सेठ थे। डॉली के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता उसके कहने से पहले ही उसकी सभी जरूरतों को पूरा कर दिया करते थे। एक समय पर काजल और डॉली के परिवार वाले दोनों ही अमीर थे, परंतु एक दुर्घटना में काजल के पिताजी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और उनके इलाज में सभी रुपए पैसे और उनका घर मकान बिक जाता है। उस दिन से काजल घोर गरीबी में अपने घर वालों के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। डॉली अपने स्टेटस और अमीरी को दिखाने के लिए काजल से बात नहीं किया करती थी, जबकि वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी। काजल के पास हर साल नई स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इसीलिए मैं पिछले साल 5 साल से ही एक ही ड्रेस पहन रही थी, जबकि क्लास के बाकी बच्चों के पास नई नई ड्रेसेस हुआ करती थी। अरे काजल, मेरी प्यारी सहेली, पहले यह तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे रहते हैं और यह पिछले 5 साल पुरानी ड्रेस पहनकर तुम एकदम काली कलूटी लगती हो। तुम एक नया ड्रेस क्यों नहीं ले लेती? क्यों तुमसे मतलब? अभी मेरा ड्रेस फटा नहीं है, केवल पुराना हुआ है। मेरे पिताजी कह रहे थे वह अगली बार मुझे नया ड्रेस दिला देंगे। देखो बच्चों, यह पिछले 5 सालों से यही कहती आई है कि मैं अगले साल नई ड्रेस लूंगी और फिर से वही पुरानी फटी ड्रेस पहनकर आ जाती है। सुन काजल, हमें तेरे बदबूदार ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आज से तू क्लास में सबसे पीछे बैठे, समझी? और इस तरह काजल को रोजाना उसकी घोर गरीबी के चलते रोजाना अपना मजाक होते देख सहना पड़ता था। काजल एक समझदार लड़की थी, इसीलिए वह अपने घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताती थी और घर पर अकेले बैठकर अपनी किताबों पर ध्यान दिया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन काजल के पिता को खेती बाड़ी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उनके सभी फसल नष्ट हो जाते हैं। काजल के पिताजी सुरेश हर जगह से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी उन्हें उधार पैसे नहीं देता और ना ही उन्हें काम पर रखता है। अब उन्हें कमाई का दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उनके पूर्वजों के खेतों के अलावा उनके घर में कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं बचा। सुरेश शहर काम ढूंढने जाता है, परंतु बाजार हल्का होने के कारण उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। तंग आकर सभी लोग जैसे तैसे नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे होते हैं। विनीता सुरेश की पत्नी, सुनिए जी, आप गांव के सेठ के पास जाकर मदद क्यों नहीं मांगते? मुझे पूरा विश्वास है एक पड़ोसी होने के नाते वह इस दुख की घड़ी में हमारा साथ जरूर देंगे। विनीता, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या मुंह लेकर सेठ से मदद मांगने जाऊं। एक समय था जब मेरे पास भी धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और आज हमारी स्थिति हो गई है कि हमें गांव भर में कोई काम पर भी नहीं रखता। काजल के पिताजी, मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ, परंतु अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आप कल सवेरा होते ही सेठ के पास मदद मांगने जाइए, क्या पता हमारी कुछ मदद हो सके। और इस तरह विनीता और सुरेश आपस में एक दूसरे को समझाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश सेठ के घर जाता है। सेठ जी, मैं सुरेश आपका पड़ोसी हूँ। बेमौसम बारिश और आंधी तूफान के चलते मेरी फसल नष्ट हो चुकी है और अब मेरे घर में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सके तो आपकी अति कृपा होगी। देखो भाई सुरेश, तुम क्यों अपने उस बंजर खेत में खेती बाड़ी कर अपना समय बर्बाद करते हो? इस समय मार्केट में कोई काम नहीं है, परंतु फिर भी एक पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा पड़ा है। अगर तुम चाहो तो मेरी उस जमीन को किराए पर लेकर उसमें अनाज बो सकते हो। मालिक, आपका यह एहसान मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। आज से ही बहुत जमीन पर काम करना शुरू कर रहा हूँ। अरे
वह तो ठीक है, परंतु मुझे गारंटी के रूप में कुछ देकर तो जा। क्या पता कल को तू गांव छोड़कर ही भाग जाए तो मेरी उस जमीन का भाड़ा कौन देगा? मालिक, आपको तो सब पता ही है, मेरे बाप दादा पिछले 100 सालों से आपके पड़ोसी हैं, तो फिर भला मैं इस गांव को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? देख, मेरे आगे बातें बनाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अपने घर के वह जमीन के कागज गिरवी रखवा जा, तभी मैं तुझे वह जमीन जोतने दूंगा, अन्यथा तू वहां से जा सकता है। ठीक है मालिक, मैं अभी आकर आपको मेरे घर के कागज दे देता हूँ। इस तरह सुरेश घर जाकर अपने मकान के कागज ले आता है और सेठ को गारंटी के रूप में जमा करा देता है। उस दिन से काजल और उसके परिवार वाले मिलकर उस जमीन को जोतने लगते हैं। सुरेश के पास स्कूल की फीस ना होने के कारण काजल का स्कूल फी भी छूट जाता है और अब काजल अपने पिताजी के साथ पूरा दिन खेतों में खेती किया करती और रात को समय बचने पर घर पर ही बैठकर अपनी किताबों को पढ़ा करती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु सुरेश और उसके परिवार वालों की दिन रात की मेहनत के बाद भी उनके खेतों में फसल नहीं होती और जो 1-2 पौधे लगे भी होते हैं वह भी खराब होते हैं। यह देख सुरेश बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके पास अपनी बेटी को खिलाने के लिए राशन भी नहीं बचा था। चुपचाप सुरेश अपने खेतों से घर आ जाता है और एक कमरे में उदास बैठा होता है। तभी सुरेश को एक बाहर से आवाज आती है, ओए सुरेश, बाहर निकल। तुझे मैंने पिछले 6 महीने से अपना खेत किराए पर दे रखा है और तूने अभी तक उसकी एक भी किस्त नहीं दी है। सेठ को इस तरह चिल्लाता देख सुरेश बाहर आ जाता है। हमें माफ कीजिए मालिक, वह आपकी उस जमीन पर फसल का एक दाना भी नहीं उगा है, इसीलिए मैं अभी आपका किराया नहीं दे सकता। कृपया मुझे अगली फसल तक का समय दें, मैं आपकी बाकी राशि सूद समेत वापस लौटा दूंगा। यह क्या बात हुई भला? मैं यह सब कुछ नहीं जानता। मुझे मेरी जमीन का किराया अगले हफ्ते तक चाहिए, नहीं तो मैं तेरा यह मकान कब्जा कर लूंगा और उसे अपनी वह जमीन भी छीन लूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। काजल और उसकी माँ भी यह बातें सुन रही होती है और वह लोग अपनी इस दशा से बहुत दुखी होते हैं। कोई बात नहीं काजल के पिताजी, भगवान सब देख रहा है, वह जरूर एक ना एक दिन हमारी मदद करेगा और हमारे अच्छे दिन जरूर वापस आएंगे। उस रात काजल अपने कमरे में सो रही होती है, परंतु उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि उसे सेठ की बातें बार बार याद आ रही होती है और वह किसी भी तरह अपने पिताजी का दुख दूर करना चाहती थी। जैसे तैसे आधी रात को काजल को नींद आती है तो उसके सपने में एक परी आती है और कहती है, सुनो काजल, मैं टुनटुन परी हूँ और मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और स्कूल की फी ना भरने के कारण तुम्हें भी घर पर रहना पड़ रहा है। तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली के कारण मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे कमरे में यह जादुई लिपस्टिक रख कर जा रही हूँ। इस लिपस्टिक की मदद से तुम अपने मन मर्जी का कोई भी सामान मांग सकती हो। यह लिपस्टिक तुम्हें ढेर सारे पैसे, रुपए, खाने पीने का अच्छा सामान और रहने के लिए एक सुंदर घर भी दे देगी। परंतु ध्यान रहे, इस लिपस्टिक के द्वारा मांगी हुई चीजों को तुम बेच नहीं सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो इस जादुई लिपस्टिक का असर खत्म हो जाएगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब काजल की नींद खुलती है तो उसे परी की सभी बातें याद आती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी हुई उस जादुई लिपस्टिक पर जाती है। वह जल्दी से उस जादुई लिपस्टिक से ढेर सारा जूस मांग लेती है। काजल के इतना कहने से ही उसके सामने फ्रूट जूस प्रकट हो जाता है। यह देख काजल को उसके जादुई होने पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद काजल तुरंत जाकर अपने मम्मी पापा को सारी कहानी बताती है और वह जूस भी दिखाती है। उसके मम्मी पापा उसकी यह बातें सुनकर मन ही मन परी का धन्यवाद देते हैं। उसके बाद काजल बिना देरी किए जादुई लिपस्टिक से कुछ रुपए मांग लेती है और उसे अपने पिताजी को दे देती है। यह लीजिए पिताजी, आप यह रुपए ले जाकर सेठ को दे दीजिए। काजल के पिताजी ऐसा ही करते हैं और जल्दी से सेठ की हवेली पहुंच जाते हैं। सेठ सुरेश के हाथ में इतने सारे रुपए देखकर हैरान रह जाता है और बिना कुछ बोले अपने पैसे ले लेता है। उस दिन के बाद काजल और उसके पिता को कभी कोई दिक्कत नहीं आती और वह जादुई लिपस्टिक के साथ
हंसी खुशी रहने लगते हैं।